Hello friends, welcome to my channel Medcraft. Today's topic is a physiology, introduction to endocrinology. तो आइए बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी के बारे में। एंडोक्राइनोलॉजी ये एक ब्रांच है जिसके अंदर रेगुलेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑर्गन्स और बाय स्पेसिफिक हार्मोन्स के बारे में स्टडी करी जाती है। अब हार्मोन्स बोलने पे हमारी जो भी डेफिनेशन होगी उसके अंदर 4 चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। सबसे पहले ये एक केमिकल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि सिंथेसाइज होता है एंडोक्राइन ग्लैंड से स्पेसिफिक स्टिमुलस आने पे एंड जाके पर्टिकुलर टारगेट सेल्स पे वो एक्ट करेगा। तो चलिए बात करते हैं अब टाइप ऑफ हार्मोन्स के बारे में। टाइप्स कितने होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। अब इन 3 टाइप्स में सबसे पहला टाइप आता है प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स, सेकेंड टाइप आता है अमीनो एसिड हार्मोन्स, थर्ड टाइप आता है स्टेरॉयड हार्मोन्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्टेरॉयड हार्मोन से क्योंकि ये छोटा है। चले तो स्टेरॉयड हार्मोन्स के बारे में बात करते हैं। ये सिंथेसाइज करे जाते हैं कोलेस्ट्रॉल से एंड इसमें 2 टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो जो एड्रेनाकॉर्टेक्स से रिलीज होने वाले हार्मोन्स होते हैं जो एड्रेनाकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉर्टिसोल्स एंड अल्टेस्टेरोन। फिर उसके बाद सेक्स हार्मोन्स मतलब गोनाडल हार्मोन्स, ये जो होता है जैसे कि एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो सेकंड हम बात करते हैं इसके बाद अमीनो एसिड हार्मोन्स के बारे में। अमीनो एसिड हार्मोन्स ये डिराइव्ड होते हैं कॉमन अमीनो एसिड से। मोस्टली जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो डिराइव्ड होते हैं टायरोसिन से, ठीक है। तो इसका एक एक्सेप्शन है जो है सेरोटोनिन, जो डिराइव हो चुका है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से। तो बचे हुए हार्मोन्स जिसका एग्जांपल्स के बारे में बात करें, एड्रेनल मेडुलरी हार्मोन्स जैसे कि कैटेकोलामेंस में कौन से आते हैं? एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये हार्मोन्स। इसके बाद सेकेंडली थायराइड हार्मोन्स में कौन से आते हैं? T3 T4 हार्मोन्स, ठीक है। इसके बाद अदर हार्मोन्स कैसे जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, ये सारे अमीनो एसिड हार्मोन्स हैं। इसके बाद हम थर्डली पढ़ते हैं प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स के बारे में। प्रोटीन या पेप्टाइड हार्मोन्स ये बने होते हैं पेप्टाइड चेन से। अब पेप्टाइड चेन कैसे होता है जैसे हमने पढ़ा था प्रोटीन्स में कि इसकी क्या होता है लेस देन 10 अमीनो एसिड की चेन और मोर देन 10 अमीनो एसिड की चेन। लेस देन 10 को हम कहेंगे ऑलिगोपेप्टाइड्स, मोर देन 10 अमीनो एसिड की चेन को कहेंगे पॉलीपेप्टाइड्स। इसका फर्दर डिवाइड होते हैं फैमिलीज। आइए तो अब बात करते हैं आगे फैमिलीज के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में। तो फैमिलीज़ फर्दर डिवाइड होती है 5 कैटेगरीज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले जो कैटेगरी आती है उसमें है कि इंसुलिन फैमिली। इंसुलिन फैमिली में रिलैक्सिन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। सेकेंड फैमिली आती है ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली। ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली में इंक्लूड होता है एलएच, एफएसएच, टीएसएच, एचसीजी हार्मोन्स, ये सारे। इसके बाद थर्ड फैमिली आती है जीएच फैमिली मतलब ग्रोथ हार्मोन फैमिली, जिसमें प्रोलैक्टिन, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेंस, ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती है। इसके बाद आती है फोर्थ फैमिली सिक्रेटिन फैमिली। सिक्रेटिन फैमिली में सिक्रेटिन, ग्लूकागॉन, जीआईपी, वीआईपी, ये हार्मोन्स इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा फर्दर दूसरे भी फैमिलीज होते हैं, इसको हम अदर में इंक्लूडेड कर देते हैं, वो अभी नीडेड नहीं है। तो जैसे कि एएनपी, एसीटीएच, कैल्सिटोनिन, इनिबिन, सोमैटोस्टैटिन, पैराथॉर्मोन, एडीएस, सीसीके, ETC बहुत सारे हार्मोन्स के बहुत कैटेगरीज हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं हार्मोन सिग्नलिंग के बारे में। हार्मोन सिग्नलिंग के 3 पाथवेज होता है। सबसे पहले एंडोक्राइन सिग्नलिंग। एंडोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल्स जो हार्मोन सिक्रेट कर देती है ना, वो जाके एक्ट करती है पेरीफेरल ऑर्गन्स पे। जैसे फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई हार्मोन सिक्रेट हो रहा है और वो जाके एक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड पे जैसे कि TSH, और वही जैसे एग्जाम्पल के लिए एड्रेनल ग्लैंड, तो एड्रेनल ग्लैंड पे जो एक्ट कर रहा है वो होगा ACTH, वैसे गोनाडल्स पे एक्ट करेगा, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स होंगे एंडोक्राइन सिग्नलिंग में। फिर सेकेंड आता है पैराक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल्स हार्मोन तो सीक्रेट कर लेती है लेकिन वो एक्ट करता है आसपास के सेल्स पे ही, मतलब नेबरिंग सेल्स पे। तो ये जो सेल्स होंगी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं पैनक्रियाज की, ठीक है। पैनक्रियाज के अंदर अल्फा सेल्स या फिर A सेल्स, B सेल्स एंड D सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो D सेल्स होती है वो सोमैटोस्टैटिन सिक्रेट करती है और ये जाके एक्ट करते हैं आसपास के अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स पे, जो कि A सेल्स एंड B सेल्स हैं, जो सिक्रेट करते हैं ग्लूकागॉन एंड इंसुलिन, ठीक है। एंड इसके बाद हम थर्ड पढ़ लेते हैं एक एटोक्राइन सिग्नलिंग। एटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है, सेल्स हार्मोन्स क्रिएट तो कर लेते हैं लेकिन वो सिर्फ अपने ऊपर ही एक्ट कर पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें क्लॉटिंग के अंदर प्लेटलेट्स जो होती है, प्लेटलेट्स क्या करती है, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर सिक्रीट करती है और वो जाके एक्ट करता है प्लेटलेट्स के ऊपर ही।
तो आइए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन, दो सेल के बीच में किया जाने वाला कम्युनिकेशन। ये फर्दर 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन किया जाता है गैप जंक्शन के थ्रू, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें कार्डियक मसल्स, इन शॉर्ट हम बात करें इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस की, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं सेकेंड न्यूरल कम्युनिकेशन के बारे में, जो दो बीच न्यूरॉन के कम्युनिकेशन किया जाता है उसको कहते हैं न्यूरल कम्युनिकेशन, साइनेप्सिस के थ्रू, ठीक है। इसके बाद थर्ड कम्युनिकेशन की बात करते हैं एंडोक्राइन कम्युनिकेशन, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं हार्मोनल सिग्नलिंग के बारे में। वो सारी चीज़ें एंडोक्राइन कम्युनिकेशन के अंदर आती है। फोर्थ हम पढ़ते हैं जक्स्टाक्राइन कम्युनिकेशन। जक्स्टाक्राइन कम्युनिकेशन जो होता है वो सेल एडिशन के थ्रू किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रोथ फैक्टर्स जो होते हैं सेल के ऊपर आके चिपक जाते हैं और फिर वहाँ से फर्दर सिग्नलिंग करी जाती है या फिर कम्युनिकेशन किया जाता है, उसको कहते हैं जक्स्टाक्राइन कम्युनिकेशन। लास्टली हम पढ़ते हैं न्यूरोक्राइन कम्युनिकेशन। न्यूरोक्राइन कम्युनिकेशन किया जाता है न्यूरॉन के एंडिंग्स के थ्रू, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइपोथैलेमस के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जाके ओपन होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। वो क्या करते हैं, न्यूरॉन्स स्टिमुलेट करते हैं और स्टोर करते हैं हॉर्मोन्स को और रिलीज़ करते हैं। वो उसको कहते हैं हम न्यूरोक्राइन सिग्नलिंग या फिर कम्युनिकेशन, जिसमें न्यूरॉन्स हार्मोन सिक्रीट करता है। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि जैसे आपने 3 टाइप के हार्मोन्स पढ़ तो लिए हैं, अब इसमें इन 3 टाइप के हार्मोन्स को किस किस तरीके से सिंथेसाइज करा जाता है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो हार्मोन सिंथेसाइज जैसे कि पेप्टाइड हार्मोन्स जो होते हैं एंड अमीनो हार्मोन सिंथेसिस जो होती है, ये सिंथेसाइज करके स्टोर करा जाता है ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में। लेकिन वही बात करें स्टेरॉयड हार्मोन्स की, वो सिंथेसाइज करा जाता है और वो एडिशन के थ्रू या फिर मतलब सेल बाइंडिंग जो भी सेल ट्रांसपोर्टिंग वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उन पे अटैच होके फर्दर उसका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो स्टोर नहीं करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस। पेप्टाइड हार्मोन सिंथेसिस किस तरीके से करी जाती है, सबसे पहले तो प्री प्रो हार्मोन सिंथेसाइज करा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर। अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के अंदर सिग्नलिंग चेन जो होती है पेप्टाइड की, उसको रिमूव करा जाता है और उसको प्रो हार्मोन में कन्वर्ट करा जाता है। अब ये प्रो हार्मोन जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं गोल्जी apparatus को, एंड फर्दर ये जो गोल्जी apparatus होता है इसको हार्मोन में मॉडिफाई करके स्टोर करा जाता है ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में वेसिकल के अंदर, ठीक है। अब ये जो वेसिकल्स होता है कैल्शियम मेडिएटेड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हार्मोन को सिक्रीट कर देते हैं जब सिग्नल मिल जाता है। तो अब इसके 2 पाथवेज होते हैं जिसको या तो सिक्रीट करने के लिए या फिर रेगुलेट करने के लिए कह सकते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी पाथवे होता है। रेगुलेटरी पाथवे में क्या होता है, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस करना होता है, सिक्रीशन करना होता है, तब रेगुलेटरी पाथवे का यूज़ करा जाता है। सेकेंड आता है कंस्टिट्यूटिव पाथवे। उसमें क्या करते हैं, हार्मोन का जो भी रिजर्वायर हमारे पास पहले से है उसी को सिक्रीट करने का यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अमीनो हार्मोन्स के बारे में। अमीनो हार्मोन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सारे अमीनो एसिड एक कॉमन अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। तो उसका कॉमन अमीनो एसिड है टायरोसिन, ठीक है। एंड लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन डिराइव होता है ट्रिप्टोफैन से, वो भी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफैन से, ठीक है। इसके बाद स्टेरॉयड हार्मोन की बात करते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन्स जो होता है ना, किसी प्लाज्मा प्रोटीन पे अटैच होकर ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं। तो वैसे ही बॉडी के अंदर 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं, एक होता है बाउंड हार्मोन्स और एक होता है फ्री हार्मोन्स। ये बाउंड हार्मोन्स 90% होता है, फ्री हार्मोन्स 10% होता है। ये जो बाउंड हार्मोन्स होता है या तो ये 2 टाइप के प्रोटीन से अटैच हो सकते हैं, या तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स या फिर नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन्स। स्पेसिफिक प्रोटीन्स मतलब सिर्फ वो उसी हार्मोन को कैरी करेगा, जैसे टीबीजी मतलब थायराइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, तो इसको सिर्फ थायराइड वाले जो हार्मोन्स होंगे वही अटैच होंगे। सेकेंड सीबीजी मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इस पर अटैच होंगे कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन मतलब एड्रेनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन्स होंगे वो। फिर उसके बाद थर्ड आता है एसएचबीजी मतलब सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, इस पर 2 सेक्स हार्मोन्स जुड़ेंगे, एक होता है टेस्टोस्टेरॉन एक होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इसके बाद नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन के बारे में बात करें तो नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन में अल्ब्यूमिन आता है, ठीक है, सीरम अल्ब्यूमिन, प्री अल्ब्यूमिन, ये सारी चीज़ें। तो हम बात करते हैं हार्मोन बाइंडिंग के बारे में। हार्मोन बाइंडिंग क्या होता है, प्लाज्मा के थ्रू जब हार्मोन ट्रांसपोर्ट करना होता है तो हार्मोन्स को किसी स्पेसिफिक प्रोटीन या नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन पर उसको अटैच होना पड़ता है, ठीक है। तो हार्मोन बाइंडिंग के हम इंपॉर्टेंस जानते हैं। हार्मोन एक्शन, जैसे अगर प्रोटीन का कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो बाउंडेड हार्मोन्स
ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली। फिर बाउंडेड हार्मोन ज़्यादा होंगे तो फ्री हार्मोन्स कम, एंड फ्री हार्मोन से ही फर्दर रिएक्शन में इम्पोर्टेंस रोल प्ले करते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बाइंडेड हार्मोन कि मतलब हार्मोन का कंसंट्रेशन कितना है और कितना एक्शन करवा के लेके आ रहे हैं। सेकेंड हम बात करते हैं हार्मोन रिजर्वायर के बारे में, जैसे जो बफरिंग का रोल होता है। अगर फ्री हार्मोन कम हो गया, हार्मोन बाउंड हार्मोन्स कन्वर्ट हो गए फ्री हार्मोन्स में, ये सारी चीज़ें हार्मोन रिजर्वायर के अंडर आती है। थर्ड, हार्मोन मेटाबॉलिज्म, जो हाफ लाइफ ऑफ हार्मोन्स होता है वो डिटरमाइन करता है हार्मोन मेटाबॉलिज्म के अंदर। ठीक है। फोर्थ लास्टली हम बात करें डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस, फ्री एंड बाउंड हार्मोन का जो रेशो होता है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायग्नोस्टिक में। हार्मोन मेटाबॉलिज्म के बारे में बात करते हैं। हार्मोन मेटाबॉलिज्म किस किस प्रोसेस में करा जाता है वो सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अल्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। अल्ट्रेशन ऑफ हार्मोन्स में भी हार्मोन का मेटाबॉलिज्म करा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थायराइड ग्लैंड जो है हमारी, थायराइड ग्लैंड के अंदर T3 एंड T4 हार्मोन सिक्रेट करे जाते हैं, लेकिन मेनली T4 सिक्रेट होता है। लेकिन इसमें से क्या होता है, टिश्यू लेवल पे जाने के बाद T3 ज़्यादा नीडेड होता है, तो जो टिश्यू लेवल पे जाने के बाद T4 हार्मोन होता है उसको T3 में कन्वर्ट करा जाता है। सेम वैसे ही अगर हम बात करें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, वो भी डायहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो वैसे ही अब हम सेकंड की बात करें, डिग्रेडेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हार्मोन। डिग्रेडेशन एंड डिस्पोजल ऑफ हार्मोन में मेजर साइट होती है लीवर एंड किडनी। इसके अलावा एंजाइम्स एंड रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस के थ्रू भी डिग्रेडेशन करा जाता है। थर्डली हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। हार्मोन मेटाबॉलिज्म का फिजियोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ये है कि ये यूरिन में, जैसे मतलब हार्मोन का मेटाबॉलिज्म हो गया, डिग्रेडेशन हो गया, अब इसको सीक्रेट करा जाता है यूरिन के थ्रू, तो हम उसके थ्रू अपने बॉडी के अंदर जो हार्मोन सिक्रीशन लेवल है वो सारी चीज़ें काउंट कर सकते हैं। या फिर सेकेंडली MCR। तो सबसे पहले तो MCR होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। MCR मतलब मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट। मेटाबॉलिक क्लियरेंस रेट का फॉर्मूला आता है हार्मोन रिमूव पर यूनिट टाइम डिवाइडेड बाय प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। इसका यूनिट है ml पर मिनट। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ स्पैन ऑफ हार्मोन्स। जितना हार्मोन का लाइफ कम होगा उतना MCR ज़्यादा होगा, एंड उसके वाइस वर्सा। बात करते हैं हार्मोन एक्शन के बारे में। हार्मोन एक्शंस प्लियोट्रोपिक होते हैं। प्लियोट्रोपिक मतलब एक ही हार्मोन की वैरायटी ऑफ एक्शंस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें थायराइड हार्मोन की, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ करता है। ब्लड के अंदर का जो शुगर है वो भी इंक्रीज़ कर देता है। क्यों? क्योंकि सेल का मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज़ हुआ तो ऑब्वियसली शुगर लेवल भी इंक्रीज़ हो जाना चाहिए। ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें कर लेता है। तो एक ही हार्मोन है लेकिन वैरायटी ऑफ एक्शंस उसने करा है, इसलिए इसको कहते हैं प्लियोट्रोपिक इफेक्ट। तो हार्मोन एक्शंस फर्दर डिवाइड थे टू टाइप्स में, कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस एंड एंटागोनिस्टिक एक्शंस। कॉम्प्लीमेंट्री एक्शंस मतलब सपोर्टिंग एक्शंस, एंड एंटागोनिस्टिक मतलब अपोजिट एक्शंस। तो कॉम्प्लीमेंट्री में या तो शॉर्ट टर्म रेगुलेशन हो सकता है या फिर लॉन्ग टर्म रेगुलेशन हो सकता है। शॉर्ट टर्म रेगुलेशन में क्या होगा, एक्यूट एक्सरसाइज में जैसे एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोल, ग्लूकागॉन तीनों का लेवल इंक्रीज़ हुआ। किस लिए? क्योंकि ब्लड के शुगर लेवल इंक्रीज़ कराना है। सेकेंड, अब हम लॉन्ग टर्म रेगुलेशन की बात करें तो ग्रोथ रेगुलेशन जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन, इंसुलिन एंड सेक्सर, ये सारे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंक्रीज होंगे। ठीक है। एंटागोनिस्टिक में क्या होगा, इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज करेगा, ग्लूकागॉन इंक्रीज करेगा, वही कैल्सिटोनिन डिक्रीज, पैराथॉर्मोन इंक्रीज। तो इस तरीके से अपोजिटली एक्ट करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन के बारे में। हार्मोन सिक्रीशन के रेगुलेशन 4 टाइप के थ्रू करा जाता है। सबसे पहले फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म। फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज्म ये मोस्ट कॉमन एंड डेवलप्ड मैकेनिज्म है। सेकेंडली न्यूरल कंट्रोल मैकेनिज्म। थर्ड, रिदमिक या क्रोनोट्रोपिक कंट्रोल मैकेनिज्म। लास्टली ह्यूमरल कंट्रोल मैकेनिज्म।
तो आइए अब हम एक एक को डिटेल में पढ़ते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम फीडबैक मैकेनिज़्म को डिटेल में पढ़ते हैं। फीडबैक मैकेनिज़्म दो टाइप के हो सकते हैं, या तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म या फिर पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म। अगर हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म की बात करें तो इसमें इनहिबिटरी सिग्नल्स होंगे और पॉजिटिव फीडबैक में स्टिमुलेटरी सिग्नल्स होंगे। तो इनहिबिटरी सिग्नल्स ये जो होता है मोस्ट कॉमन, जैसे फीडबैक मैकेनिज़्म मोस्ट कॉमन एंड डेवलप्ड है, वैसे ही उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म मोर कॉमन है। तो अब हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म एंड पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज़्म को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म फर्दर क्लासीफाई होता है दो टाइप्स में, सिंपल फीडबैक मैकेनिज़्म एंड कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज़्म। ठीक है, सिंपल फीडबैक मैकेनिज़्म में फर्स्ट ऑर्डर ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है। वैसे ही कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज़्म में सेकेंड या थर्ड ऑर्डर ऑफ फीडबैक कंट्रोल मैकेनिज़्म इन्वॉल्व होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो होता है उसमें क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड एंड टारगेट ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है हार्मोन सिक्रीट करेगा और वो जाके एक्ट करेगा टारगेट ऑर्गन पे। अब ये टारगेट ऑर्गन पे जब एक्ट करेगा वो वहाँ पे जाके बायोलॉजिकल इफेक्ट्स कॉज करेंगे। वैसे ही फॉर एग्जांपल अगर हम ले पैनक्रियाज जो होगा, पैनक्रियाज सिक्रीट करेगा हार्मोन इंसुलिन और वो जाके एक्ट करेगा लीवर के ऊपर एंड वहाँ से बायोलॉजिकल इफेक्ट होगा कि प्लाज्मा के अंदर का जो ब्लड शुगर लेवल है वो डिक्रीज हो जाएगा एंड फर्दर ये सिंपल फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड के पास सिग्नल चले जाएंगे। ठीक है, वैसे ही कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ट्रॉपिकल हार्मोन जो होंगे वो इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि थायराइड, एड्रेनल एंड गोनाडल हार्मोन्स। ठीक है, अब इनके अल्ट्रा शॉर्ट लूप एंड लॉन्ग लूप इस तरीके से लूप्स होते हैं, वो मैं आपको फर्दर नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूँगी। वैसे अब पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव जैसे हमने बहुत पहले पढ़ रखे हैं, LH सर्ज वगैरह होता है, जैसे पार्चुरेशन में ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है जब तक बेबी डिलीवर ना हो जाए। वैसे ही मेलाटोनिन का लेवल जितना ज़्यादा डार्कनेस होगा उतना ज़्यादा मेलाटोनिन का पीक लेवल पाया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इस स्लाइड में लूप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लूप्स 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले लॉन्ग लूप, शॉर्ट लूप एंड अल्ट्रा शॉर्ट लूप, है ना। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीट हुआ, हाइपोथैलेमिक हार्मोन या फिर रिलीजिंग या इनहिबिटिंग, दोनों में से कोई सा भी हार्मोन सिक्रीट हो सकता है। फिर वो जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर और वहाँ पर जाके एक्ट करेगा और ट्रॉपिकल हार्मोन सिक्रीट करेगा। ट्रॉपिकल हार्मोन कौन से जैसे हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़े थे, एड्रिनल, थायराइड एंड गोनाडल हार्मोन्स। ठीक है, अब ये जाके टारगेट ग्लैंड पे एक्ट करेंगे और फिर वहाँ से टारगेट ग्लैंड हार्मोन सिक्रेट करेंगी एंड वो फर्दर जाके टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करेगा एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट कैरी ऑन होगा। तो अब ये जो फिजियोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो जाके इनहिबिट करेगा टारगेट ग्लैंड के हार्मोन को जब फिजियोलॉजिकल मेंटेनेंस हो जाएगा। तो अब ये जो हार्मोन होगा वो जाके अगर डायरेक्टली हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर रहा है या फिर नेगेटिव फीडबैक दे रहा है तो वहाँ पे वो होगा लॉन्ग लूप। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे वो एंटीरियर पिट्यूटरी को इनहिबिट कर रहा है एंड फिर एंटीरियर पिट्यूटरी वाला हार्मोन इनहिबिट कर रहा है हाइपोथैलेमस को, इसको कहेंगे हम शॉर्ट लूप। एंड अगर सीधा हाइपोथैलेमिक हार्मोन ही इनहिबिट कर रहा है हाइपोथैलेमस को, उसको कहेंगे हम अल्ट्रा शॉर्ट लूप। ओके, तो हम न्यूरल मैकेनिज़्म के बारे में बात करते हैं। न्यूरल मैकेनिज़्म 2 टाइप से रेगुलेट करा जाता है। एक होता है एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से रेगुलेट करा जाता है, सेकेंडली न्यूरली मेडिएटेड स्टिमुलाई से रेगुलेट करा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से किस तरीके से रेगुलेट करा जाता है। या तो सिंपैथेटिक मैकेनिज़्म या फिर पैरासिम्पैथेटिक मैकेनिज़्म से रेगुलेट करा जाता है। सिंपैथेटिक के अंदर क्या करा जाता है, स्टिमुलेटरी एक्शंस करी जाती है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर इनहिबिटरी एक्शंस करी जाती हैं। सेकेंडली अब हम बात करते हैं न्यूरली मेडिएटेड स्टिमुलाई के बारे में। इसमें जैसे कि विजुअली कुछ रिस्पॉन्स मिल गए हो, स्मेल से मिले हो, ऑल्फैक्टरी, गस्टेटरी, ETC। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स जो है उसको बेबी का जब माउथ टच रिफ्लेक्स उनको देता है, मतलब टैक्टाइल रिसेप्शन जब एक्टिवेट हो जाती है तो वहाँ पे मिल्क सिक्रीशन करा जाता है या फिर मिल्क के जो ऑक्सीटोसिन वगैरह हार्मोन है वो सिक्रीट करा जाता है जो कि मिल्क इजेक्टरी हार्मोन है। तो वैसे ही सेम साइट ऑफ फूड ये एक GI हार्मोन सिक्रीट करा देता है। ठीक है, अब हम थर्ड कैटेगरी के बारे में पढ़ रहे हैं, रिदमिक कंट्रोल मैकेनिज्म। रिदमिक कंट्रोल मैकेनिज्म फर्दर डिवाइड होता है 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले एपिसोडिक या पल्सेटाइल सिक्रीशन। एपिसोडिक या पल्सेटाइल मतलब किसी एक सर्टेन टाइम पे पीक गेन करना हार्मोन का। जैसे अगर हम बात करें LH सर्ज 14th या 15th डे के बीच में
हाई पिक पे गेन होता है। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ओवुलेशन कॉज करना होता है। तो यही मतलब एक सर्टेन टाइम पे पल्साटाइल होना, ये है एपिसोडिक या पल्साटाइल सिक्रेशन। सेकेंड हम बात करते हैं डायूरिनल सिक्रेशन, मतलब जिसमें दिन और रात का एफेक्शन होता है। जैसे ACTH मतलब कॉर्टिसोल वाले जो भी हॉर्मोन्स होंगे वो क्या होता है दिन के टाइम पे मतलब 7 to 8 के बीच में हाई पीक पे गेन होते हैं, एट द रेस्ट ऑफ द डे वो लो होते हैं। तो वही इसका और एक एग्जांपल है मेलाटोनिन। जितना ज़्यादा डार्कनेस होगा उतना ज़्यादा वो सिक्रेट होगा, ठीक है। इसके बाद थर्ड हम टाइप पढ़ लेते हैं पीरियोडिक सिक्रेशन। पीरियोडिक सिक्रेशन एक किसी साइकिल में, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसमें पीरियोडिकली जो हॉर्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स, ये सारे पीरियोडिकली आते हैं। फोर्थ हम पढ़ते हैं डेवलपमेंटल सिक्रेशन। डेवलपमेंटल जैसे गोनाडल हॉर्मोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं हमारे अंदर का जो डेवलपमेंट, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का जो डेवलपमेंट होता है वो करा देते हैं। वैसे ही लास्ट हम पढ़ लेते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन मोरली देखा जाता है बर्ड्स के अंदर प्रोमिनेंटली, वैसे उतना एनिमल्स के अंदर, हमारे मैमल्स के अंदर नहीं देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ह्यूमरल कंट्रोल मैकेनिज्म के बारे में। ह्यूमरल कंट्रोल मैकेनिज्म में दो कैटेगरीज होती है, एक होता है हार्मोनल कंट्रोल और एक होता है केमिकल कंट्रोल। हार्मोनल कंट्रोल वो होता है जिसमें कोई एक हार्मोन दूसरे हार्मोन के सिक्रेशन को या तो एनहांस कर रहा है या इनिबिट कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एंजियोटेंसिन जो होता है वो अल्डोस्टेरॉन का सिक्रेशन स्टिमुलेट करता है। वही अगर हम बात करें केमिकल कंट्रोल के बारे में तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, गैसेस, एसिड्स ETC ये हार्मोन सिक्रेशन को मेंटेन करता है। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में हाइपोकैलेमिया, पोटेशियम के लेवल्स जो होंगे अगर कम होंगे तो वो इनिबिट करेगा इंसुलिन को एंड स्टिमुलेट करेगा अल्डोस्टेरॉन को, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अरे रुको रुको रुको, लाइक शेयर कमेंट करना भूल गए? और सब्सक्राइब कौन करेगा?